everyone, it's me GUNI and you guys are watching me on Learning for Life. Well, it is the lecture number 4 of Organic Chemistry and आज की वीडियो में we'll be completing the part A of the chapter. Right. तो आज की वीडियो में what is going to be the main topic which we are going to discuss is nomenclature and IUPAC naming. Now this is the most requested topic और आज हम इसके ऊपर based काफ़ी सारे questions करेंगे. Which will be like this video will be completely based on IUPAC naming and nomenclature. ताकि it will be having some theory part. First I will be explaining the theory, कैसे इसको nomenclature में actually naming कैसे करते हैं, हम क्या क्या rules हैं, सब कुछ हम discuss करेंगे. उसके बाद this lecture is going to be a complete practice session on that naming process. Right? So you also have to take a pen, notebook pen with me, and you have to write all those structures with me. And in the process you can also comment down your answers. So without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहले before starting कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस टाइप के हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस स्केलेटल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वगैरह वगैरह. तो एक फॉर्मूला जो हमारा रह गया था दैट वाज दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला. तो अगर आपको ऐसा फॉर्मूला दिखे जिसमें कुछ kind of this kind of things दिखे, just structure दिखे, कोई name वगैरह ना दिखे, तो this is known as bond line formula. We call it as bond line formula. और अगर इसी फॉर्मूला के साथ if I add NH2, अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट हो रहा है. राइट. सो हर एक कंपाउंड के आपको दो नेम्स मिलेंगे. एक होता है ट्रिवियल नेम, जैसे लाइक घर वाला नाम, जैसे यू कैन से. तो जैसे इसका नाम है घर वाला, यहाँ ट्रिवियल नेम है अमाइन, वी कॉल इट एज अमाइन. ठीक है. लेकिन ये स्ट्रक्चर का अगर हम IUPAC नेम, मतलब जो ओरिजिनल नेम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एक्सेप्टेड है, वो देखें तो दिस इज फिनाइलमीन. फिनाइलमीन. तो ये नेम्स, ये फिनाइलमीन वाला नेम कैसे लिखते हैं वो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो जब भी हम IUPAC नेमिंग या नॉमेनक्लेचर का नेम लिखेंगे तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स. ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली किसी भी IUPAC नेमिंग करने का. अब प्रीफिक्स जो है दैट इज, अगर तुम्हारे पास CLHBR ये HIBR ये सारी चीजें लगी हैं तो वी कॉल इट एज, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, अगर आई लगा तो आइडो. तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी कैसे इसको प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाता है. ठीक है. यहाँ एल्काइल ग्रुप होता है जो हमारा काइल ग्रुप, जैसे कि CH3, C2H5, ठीक है, C3H we have here 7. ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं इन्हें भी हम प्रीफिक्स में लेते हैं, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल. तो ये भी सारे प्रीफिक्स में आएंगे. वर्ड रूट इज बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट. ये क्या है वी विल बी डिस्कसिंग डिटेल में कि कौन से कितने नंबर पे क्या आएगा. बट फिर भी एग्जांपल के लिए मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट जो भी हम यूज करते हैं वो सारे इसमें आते हैं. देन ये नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट किसमें, पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन में. तो प्रिंसिपल चेन में जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से वी विल बी टेकिंग द नंबर. वर्ड रूट. सफिक्स, अब जो सफिक्स है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. हमारे पास दो तरह के सफिक्स होते हैं. एक होता है हमारे पास प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स. अब प्राइमरी सफिक्स जो है वो पहले लगेगा ऑब्वियसली, प्राइमरी मींस पहले. ठीक है. तो प्राइमरी सफिक्स में आपको सैचुरेशन के ऊपर बेस्ड सफिक्स लगाना है. सैचुरेशन ऊपर बेस्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड. तो अगर तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड है वी यूज एन, अगर 2 बॉन्ड है वी यूज इन, 3 बॉन्ड है तो आइन. ये वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो ये जो हमने इतने 3 लेक्चर्स लगा के जितना भी कुछ पढ़ा था आज उसको
कंबाइन करके लिखना है, और वो ही कंबाइन करके लिखने को दैट इज नोन एज IUPAC एंड नॉमेनक्लेचर नेमिंग, राइट। तो ये ट्रिपल सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, तो ये चीजें हमारी प्राइमरी सफिक्स में आएंगी। अब सेकेंडरी सफिक्स में क्या क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स में बेसिकली आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स आएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल, लास्ट वीडियो में या लास्ट वीडियो में भी डिटेल इन डिटेल कि अगर OH होगा तो ओल आता है, CHO होगा तो अल आता है, एंड देन COOH होगा वी यूज एज ओइक एसिड। तो ये जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए थे इन द वेरी लास्ट वीडियो, वो ही सारे यहाँ पे आपके सेकेंडरी सफिक्स में यूज होने वाले हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट IUPAC नेमिंग इज ऑल अबाउट, ठीक है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड रूट कि कौन सा यूज करना है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट। तो अगर तो एक कार्बन प्रेजेंट है, वन कार्बन इज मिथ, टू कार्बन इज इथ, थ्री कार्बन इज prop, फोर कार्बन इज ब्यूट, फाइव कार्बन इज pent, six carbon is hex, then seven carbons are hep, eight carbons are oct, nine are nen, and 10 carbons are dec, right? So 9 are non basically, non, right? तो दिस आपको बेसिकली 10 तक ही याद रखने की जरूरत है। वन कार्बन होगा तो इथ, टू हो वन होगा तो मिथ, टू होगा तो इथ, थ्री प्रोप, फोर ब्यूट, फाइव पेंट, सिक्स हेक्स, सेवन हेप, एट ऑक, नाइन नॉन, 10 डेक। तो ये आपको याद रखनी है वर्ड रूट्स के लिए। उसके बाद भी आप सी, अगर हम प्रीफिक्स की बात करें, जो प्रीफिक्सेस पहले वाले क्लोरो, आइडो, ब्रोमो जो हमने डिस्कस किए थे, या फंक्शनल ग्रुप, it denotes the additional substituent, alkyl or functional group and its position in carbon chain। तो जब भी हम प्रीफिक्स वाले की बात करेंगे तो हम उसके साथ नंबर भी बताएंगे कि कौन से नंबर पे प्रेजेंट है। एग्जांपल, अगर मैं कह रही हूँ दिस इज सिंपल फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ, लेट्स टेक दिस, या हाँ, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो इसका नेमिंग अगर हम करने जाएंगे, we have here chlorine, तो we write chloro, but ये कौन से नंबर पे? this is the carbon chain, so this is 1 2 second नंबर पे, तो 2 chloro, then for 3 carbons we use prop, तो prop and single bonds are present, तो propane, so 2 chloropropane, that will be the name of this compound. I hope the compound is visible, yeah, so this is visible to you, right? So this is how we actually name the compounds. Nomenclature is all about this. Now we will discuss about some rules कि कैसे you are going to name it. Rules of nomenclature or IUPAC naming. Number 1 rule, selection of carbon chain. कैसे आपको, जैसे I told you ना principal chain आपको select, तो principal chain को आप कैसे select करने वाले हो? The longest continuous chain or carbon atom is known as parent chain. So, अगर मैं कुछ ऐसा structure draw कर दूं, and I have here also carbon, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया. Which will be the longest chain? I hope it's visible. Yeah, just give me a second. Yeah. So, इसमें आपकी longest chain क्या होगी? See, अगर आप ऐसे लेते हो तो 3. If you're taking like this also not longest chain, you cannot fold it twice, ठीक है? So this also, यहाँ ऐसे भी लेते हो तो 4 ही बनते हैं, ऐसे भी लेते हो तो 3 या 4 बनेंगे, ऐसे लोगे। So this is, आपको यहाँ पे कुछ exact लंबी chain fold से नहीं लिखेगी, but you will find out this chain as the longest chain. 1 2 3 4 5 6 carbon atoms, the longest continuous chain. This is the parent chain. Now longest chains always need not to be straight. जरूरी नहीं है कि हमेशा straight हो। कई बारी if you see, तो अगर मैं ऐसी chain ले रही हूँ कोई,
जरूरी नहीं है कि मैं ये वाली चेन लूंगी, आई कैन टेक दिस चेन एज वेल. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन इन दिस वन, राइट. सो लॉन्गेस्ट चेन जरूरी नहीं है कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हमेशा की हमेशा स्ट्रेट हो. यू कैन ऑल्सो टेक अ बेंड चेन, बट एक ही बेंड आता है जनरली, और यू कैन डू दैट. ठीक है. नंबर 2, the branch chains are considered to be the substituents and the positions are indicated by the number of carbon atom they are attached to. Now अगर हम कोई ऐसी चेन लेते हैं, राइट, सो दिस इज अ चेन ऑफ कार्बन एटम. तो अगर मैंने ये देखा तो दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन, आई विल टेक दिस वन एज लॉन्गेस्ट चेन. ठीक है. नाउ लॉन्गेस्ट चेन तो मैंने ये ले ली, बट हाउ एम आई गोइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस विद दिस, ये मैंने सी के साथ क्या करूंगी. तो इसको यहाँ पे H3 लगा देंगे टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी, और हम इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे, जो कि मेरा एल्काइल ग्रुप वाला पड़ा था हमने मिथाइल. और उसके साथ साथ कार्बन चेन में कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे प्रेजेंट है 3 मिथाइल एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन. So this is the final name of your compound. But basically क्या किया हमने कि we used जो भी एक जो सब्स्टिट्यूएंट निकला होगा, जो हमारा कार्बन चेन निकली ब्रांच निकली होगी, we will consider it as a substituent और उसकी नंबर के साथ नेमिंग में दिखाएंगे. अगर मैं यहाँ पे भी एक कार्बन चेन निकाल दूं, ऐसे निकाल दूं, तो यहाँ पे H2 लगेगा, यहाँ पे H3 लगेगा. तो यहाँ पे अब इसका नाम क्या हो जाएगा, वी विल सी कि यहाँ पे आपको 1 एंड सेकेंड नंबर पे इथाइल ग्रुप लगा है. फिर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे. तो नंबरिंग कैसे करनी है दैट आई आल्सो टेल यू, बट अभी के लिए लेट मी जस्ट डू दिस. तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे इथाइल लगा है एंड फोर्थ नंबर पे मिथाइल लगा है. तो वी विल बी राइटिंग 2 इथाइल, 4 मिथाइल हेक्सेन, राइट. तो आपको क्या करना है, जो भी ब्रांच निकली होगी एग्जैक्ट लेफ्ट ओवर देन द पेरेंट एटम, तो आपको उसे यू हैव टू टेक इट एज अ सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप, एंड देन यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट उसकी पोजीशन को देख के अपने नेमिंग में उसका नंबर डिसाइड करके लिखना है. ओके. नाउ थर्ड, the carbon atoms of longest chain are numbered in a way that alkyl group, ये जो substituent है, get the smallest possible number. What I said is just get this, leave this point, सिर्फ ये वाली चेन को देखते हैं जितनी हमने पहले ड्रॉ की थी, राइट. दिस इज द कार्बन लॉन्गेस्ट चेन जो हमने ड्रॉ की है, एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड, राइट. तो यहाँ पे मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट था C, हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट हमने लिया C. नाउ जस्ट सी, जस्ट लुक एट इट केयरफुली कि अगर तो मैं इस कार्बन एटम को यहाँ से लॉन्ग चेन को नंबर स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है. यहाँ पे CH3 टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी. तो यहाँ पे जो हमारा CH3 है दैट इज कमिंग ऑन द थर्ड पोजीशन. अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इट इज कमिंग ऑन फोर्थ पोजीशन, यहाँ पे इट इज कमिंग ऑन थर्ड पोजीशन. तो हमें अपनी कार्बन चेन को इस हिसाब से नंबर करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे छोटा नंबर मिले. तो मतलब ये ऊपर वाली जो हमारी नंबरिंग है दैट विल बी करेक्ट. तो 3 वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट होगी, दिस विल बी रॉन्ग, राइट. उसके बाद नेक्स्ट रूल. तो यहाँ तक हमने 3 रूल्स डिस्कस किए. पहले कार्बन एटम की पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन होगी. नंबर 2 वी डिस्कस कि जो भी ब्रांचेस बाहर निकली होंगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप. नंबर 3 वी डिस्कस कि ऐसे नंबर करना है कि द सब्स्टिट्यूएंट वुड गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर. नाउ फोर्थ, the position of alkyl group are indicating by the writing the position and the name of alkyl group just before the parent hydrocarbon. क्या कहा कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड का नाम दिया होगा तो उसमें आपको कैसे पता लगेगा, उसमें आपको उसकी पोजीशन और नेम आपको कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के नेम के जस्ट बिफोर देना, जस्ट हाउ वी डिड द नेमिंग. तो यहाँ पे मिथाइल है, दिस इज मिथाइल CH3, कौन से नंबर पे बजेगा, तो 3 मिथाइल
will write the hydrocarbon की parent chain 1 2 3 4 5 6. Hence all single bond in. This is 3-methylhexane. तो आपको इसमें कैसे पता लगा? 3 नंबर पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, राइट? सो दिस इज द फोर्थ रूल जो कि हमारा नॉमेनक्लेचर का है. देन नाउ फिफ्थ रूल, when multiple alkyl groups are labeled with Greek numerical prefixes such as di for 2, tri for 3, tetra for 4 and penta for 5, two alkyl groups are on the same carbon atom and the numeral is repeated. Example, for example, yeah, I'll just remove the numbers from here. So this is the parent carbon chain and यहाँ पे we have CH3, यहाँ पे भी we have CH3 and yeah, okay. So how we will number this? We will number this from this side now, क्योंकि इस साइड से अगर आएंगे तो CH3 को सबसे कम नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से नंबर करेंगे तो उसको फोर्थ मिलेगा, तो वो दैट विल नॉट कंसीडर, वो हमने देख लिया. अब CH3. अब यहाँ पे दो CH3 हैं, so we will repeat the numeral while writing the name. जैसे थर्ड पोजीशन पे दो है, so we will be writing 3,3. then मिथाइल है लेकिन दो है, so we write dimethyl and then रेसिन हेक्सेन. तो यहाँ पे क्या आ गया 3,3, the numeral will be repeated and then dimethyl, क्योंकि दो है, डाई फॉर 2, 3 होंगे तो टेट्रा, 4 होंगे तो दैट व्हाटएवर, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा, तो 3 डाइमिथाइल हेक्सेन. नाउ इमेजिन कि अगर मैंने यहाँ पे भी फिफ्थ पोजीशन पे भी एक CH3 लगा दिया, सबसे पहले इसकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसके थर्ड पोजीशन पे आपको पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेकिन इफ आई नंबर इट लाइक दिस, तो यहाँ पे आपको सेकंड पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, राइट? सो हाउ यू विल राइट द नेम नाउ? तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट विल बी प्रेजेंट ऑन नंबर 2, देन इसका 3,3 एवरीथिंग इज मिथाइल, दैट्स व्हाई मैंने तीनों को इकट्ठे कॉमा डाल के लिखा है. अगर एक इथाइल होती तो आई विल शो यू हाउ आई विल राइटिंग दैट. 3 2 3 नाउ दिस 3 विल नॉट बी देयर, अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है? तो दिस विल बी 4, 2 4 4 4 4, देन यू विल राइट मिथाइल है, 3 मिथाइल है, तो ट्राइमिथाइल हेक्सेन, राइट? तो ये ऐसे नेम होगा. तो जौन से भी नंबर में प्रेजेंट है पहले वो नंबर लिखेंगे, कितनी बारी प्रेजेंट है सारे नंबर देखेंगे कि उतनी बारी नंबर लिख लिया, उसके बाद जितने प्रेजेंट थे तो उसके हिसाब से डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लगा के देन सब्स्टिट्यूएंट एंड देन योर हाइड्रोकार्बन का नाम जैसे भी आप लिखना चाहो लिखते हैं जनरली. ओके, सो अब ये तो हो गया, सारे मिथाइल थे हमारे पास, इसलिए वी राइट मैंने तीनों को यहाँ पे इकट्ठे करके लिख दिया. लेकिन व्हाट इफ आई हैड दिस थिंग कि मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट, लेट्स जस्ट रिमूव दिस, मैं यहाँ पे H2 कर देती हूँ एंड CH3 हो जाएगा. ओके, सो दिस इज इथाइल नाउ, दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल. नंबरिंग सेम रहेगी क्योंकि सेकंड पे आ रहा है, यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है, तो सेकंड वाली नंबरिंग को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे. सो दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल. तो सबसे पहले तो जस्ट रिमेंबर दिस, हम एक साइड पे रफ साइड पे वी विल बी राइटिंग 2 नंबर पे वी हैव मिथाइल, 3 नंबर पे वी हैव इथाइल, नॉट 3, वी हैव इट ऑन 4, so इथाइल इज ऑन 4. अब टू अंडरस्टैंड दिस कि इसका नेम कैसे लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट दैट, वी आर गोइंग टू सी the next हमारा rule. Yes, the rule says that if two so if the two different kinds of alkyl groups are present,
the one you write those in alphabetical order. Now you see, E comes before M, right? E comes before M. E M से पहले आएगा, so we will be writing the name as 4-ethyl in the numeric alphabetical order. 4-ethyl, comma, then on second number 2-methyl. Numbering will not change. You cannot say कि अगर हमने alphabetical order करना है तो हम number भी यहाँ से start करेंगे. Numbering वही रहेगी, number smallest वाले के साथ से चलेगा, but name will go on to according to alphabetical order. So 4-ethyl, 2-methyl, then hexane. Right? Now we have last rule of the day, that is, in case of any functional group is also present in the chain, then the carbon atoms are numbered in such a way that functional group gets the smallest number. अब यहाँ पे क्या कहा गया है? Just let me just remove this one, okay, and then yeah, rest is fine. So इस वाले carbon atom पे I'll add OH just for demonstration purposes. अभी हम actual questions भी करेंगे, but for that understanding purpose, let me just draw it once again. Okay. So we were taking, let's take 6 carbon atoms, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yeah. Then CH2, CH3, sorry. Then O. Not really here. Okay. OH. So if you have read all the rules earlier, जितने भी मैंने बोले थे, yeah. So what you will do, you will just name it like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? This methyl is getting second number, smallest number, and you also have a OH group here. तो यहाँ पे आपके पास एक functional group है जिसको fifth number मिल रहा है. But if अगर हम इसको दूसरी तरफ से number करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको OH second number में मिलता है. तो जब भी फंक्शनल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होंगे तो हमने नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसे सबसे कम नंबर मिले, उसे सबसे कम नंबर मिले. सो हाउ यू विल राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड नाउ. अब यहाँ पे हमारे पास दिस इज, और फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप इज द सफिक्स, तो इसका तो बाद में ही आएगा. तो वी हैव फिफ्थ नंबर पे मिथाइल, तो वी विल राइट 5 मिथाइल, then hexane है ना, so we have hex A N, and then OH means OL functional group at what position? 2, Z to OL. So this will be the name, 5 methyl hexane to OL. This will be the name of the compound, right? So इस तरह से we do nomenclature IUPAC naming. I hope it is very much clear to each one of you. Now we will be doing some example questions, and we will do some example questions for this day because this requires a lot of practice. The more you practice the naming, the more you will be getting it, right? So we will be practicing 17 questions of naming right now. And how we will be practicing those naming? We'll practice the naming in a bit. First, let me complete the theory. Right. So we have 17 questions, and we will, at the end of this video, I'll be showing you all the structures. You have to write the names in the comment section. I'll be discussing the first 5 with you, how to write the names of the very first 5, and then the rest 12 answers will be given in the very next video. At the very starting, I'll be giving you answers of the rest of the 12 compounds, or you can tell me if you want, we can even give you the answers in this video as well. So I'll see by the end how much time we are left with, and then I'll be on basis of that I'll be answering down how many questions I can answer, because I want to explain each and every answer to you, that how it is there, right? Now one more thing that is left in the naming is ethers. So whenever an ether is given, what is ether? Ether, I told you, we have ROR. So O is written in between. So that is ether. Now R is long chain of carbon atom. So agar to we have CH3, OCH3.
बेसिकली एल्क ऑक्सी, ठीक है, एल्क ऑक्सी व्हाटएवर, राइट. सो दिस इज मिथाइल ग्रुप. सो मिथ, एल्काइल वर्ड लिखना, वी विल राइट मिथ. O has the oxy, methoxy, and then methane. So this is methoxy methane. अगर यहाँ पे C2H5OCH3 होता तो this will be ethoxy. Ethoxy means C, we have two carbon and this from alkyl group is ethoxy. So ethoxy, because of oxygen we add oxy and then methane. This is the name of the compound ethoxy methane, methoxy methane. If we have ethane on both sides, so it's CH3 CH2 OCH2 CH3. So we have, अगर आप इसको combine करेंगे तो C2H5 बना. So it is ethane only, right? So ethyl only. So we can write ethoxy ethane. Yeah, ethoxyethane, right? So this is how you name all your ethers. Ethers का formula will be alk. Alk is from alkyl group. तो alkyl group का जो Y है, you don't have to write this. You write alk, oxy for oxygen, and then whatever the hydrocarbon is left behind, you have to name that according to your nomenclature, right? Now what we are going to discuss, the very next topic and the last topic of this A part after the naming you get is isomers, right? Isomers and isomerism. उसके बाद we have alkane starting, that we will be doing in the very next video. So isomers, what are isomers? Isomers are basically some compounds or some hydrocarbons, अगर हम कहें, so some compounds or hydrocarbons which have same molecular formula but different structural formula, different arrangement of atoms, yeah, or you can say different structural formula. तो अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला या हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर जैसे लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ C4H10, दैट इज ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन है, दिस इज ब्यूटेन, C4H10, आई होप इट्स विजिबल, या C4H10. तो C is 4, just give me a second, I hope it's now visible, just give me a second, I'll just, yeah, so C4H10, so C is 4, carbon atoms are 4, H10, so these both are going to have same structural formula. Let's draw the structural formula first, then you will be understanding it in more detail. So C4H10 I have to draw now, so I can draw it like this only, and then this H, completing the NC. So count the number of carbons. C are 4, H are 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8 and 9, 10. H10, this is butane. So this is one formula, one structural formula. दूसरा if I write is CH3, 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 CH2, CH I would say. But why? No, not CH2, CH2. Yeah, CH2 or CH3. Why? It's C3. Yeah, 1, 2, 3. This will be 1 only. Yeah, CH2. So this is the formula I drew. तो इसमें कार्बन काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4. C4. इसमें हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3, 4, 7. No, 3, 4, 7 and 10. So H10. This is also butane. So जिनका
गया, क्योंकि अगर आप किसी को कहोगे ब्यूटेन बनाओ तो दैट विल बी पर्सन विल बी मेकिंग दिस वन ओनली ऑन द फ्रंट। तो आइसोमर बनाओ, आइसोब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन, राइट। उसके बाद तो इसका स्ट्रक्चर अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आइसोब्यूटेन। तो इसका आइसोमर है, तो दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम but the structural formula will be different is known as isomers, right? So after that isomerism के ऊपर ना एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करेंगे for your understanding। सिंपल सा टेबल है, let's draw this। so isomerism के ऊपर टेबल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, right? तो दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, one we have structural isomers and the other we have stereoisomers या stereoisomerism, ठीक है, या space isomerism। इसमें जो बेसिकली है वो हमारा 3D एटम की जो 3D अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, बेसिकली वी जस्ट राइटिंग इट फॉर योर, क्योंकि एक तो ये सेलिना में बुक में टेबल दिया हुआ है, नंबर 2 जस्ट राइटिंग इट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। तो जो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो फर्दर दो तरह के होते हैं, वन इज ऑप्टिकल एंड वन इज ज्योमेट्रिकल। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है उन्हें भी दो तरह के फर्दर डिवाइड किया जाता है, जिसे कहते हैं सिस एंड ट्रांस। तो दो तरह के आइसोमर्स हैं, वी हैव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में जो 3D अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस आता है, और 3D अरेंजमेंट में जो डिफरेंस आता है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है उसे भी दो तरीके में डिवाइड किया जाता है, दैट इज सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स, बट दिस इज नॉट इन द सिलेबस। सिलेबस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जिसमें यू हैव चेन आइसोमर्स, you have position isomers, you have functional isomer और मेटामेरिज्म। तो हमारे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, मेटामेरिज्म या राइट। तो जो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है जो हमारे सिलेबस में है उसको चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स एंड मेटामेरिज्म। नाउ जो हमारे चेन आइसोमर्स हैं, दिस इज इन आवर सिलेबस, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट आर चेन आइसोमर्स? चेन आइसोमर्स व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट बेंडेड लाइंस, तो इसे हम कहेंगे चेन आइसोमर्स, राइट। एंड या आइसोमर्स, एग्जांपल पेंटेन का आइसोमर लेते हैं, तो वी हैव 3 एग्जांपल्स है, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट चेन आइसोमर, राइट, आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर फॉर योर कन्वीनियंस, चेन आइसोमेरिज्म। तो पेंटेन एग्जांपल लिया, तो जनरली पेंटेन कैसा बनेगा, दैट इज C C C C C 1 2 3 4 and 5, then 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 1 2। So this is pentane, ठीक है, this is pentane, or you would say better कहोगे तो N-pentane, right? This is N-pentane and इसका फॉर्मूला C5H12, okay, C5H12 is the formula, right? अगर अब इसी में से मैं एक ब्रांच बाहर निकाल दूं, अगर मैंने यहाँ पे एक कार्बन को बाहर निकाल दिया, एक ब्रांच मैंने कार्बन की बाहर निकाल दी, एंड नाउ आई कंप्लीट इट्स वैलेंसीज, तो ऐसे में जिसमें एक ब्रांच बाहर निकली हुई है इज गोइंग टू बी हमारा आइसोपेंटेन, और इसके भी अगर आप काम करोगे तो C5H12 ही आता है। एक हमारे पास है नियोपेंटेन,
इसमें 2 कार्बन की ब्रांचेस बाहर निकली होती हैं बेसिकली। तो C, यहाँ पे भी CH3 बाहर निकला है, यहाँ पे भी CH3 बाहर निकला होगा। तो दिस विल बी लाइक दिस, और इसका ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C5H12। तो जब आपकी कार्बन की चेन में डिफरेंस आ रहा है, आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ द मार्कर, आई विल जस्ट टेक अ रेड मार्कर फॉर ऑल ऑफ यू। देखो कार्बन की चेन, लॉन्ग सिंगल चेन ऑफ कार्बन, स्ट्रेट चेन थी, फॉर्मूला सेम है, राइट। इसमें 4 थी सीधी, 1 बाहर निकल गई। इसमें 3 सीधी थी, 2 बाहर निकल गई। सो दिस इज कार्बन की चेन में फर्क आ रहा है, कार्बन के अरेंजमेंट में फर्क आ रहा है, दैट इज नोन एज चेन आइसोमर, चेन में डिफरेंस है। तो अब इसको नाम कैसे याद रखेंगे, एन किसको कहना है, आइसो किसको कहना है, नियो किसको कहना है। कोई भी फॉर्मूला बनाते हो, व्हेन यू सी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, यू विल से एन के साथ कोई भी कंपाउंड, जैसे यहाँ पे एन पेंटेन था, व्हेनेवर वाई फॉर्म होगा, एक वाई फॉर्म होगा। वाई कैसे फॉर्म हो रहा है, दिस इज अ लॉन्ग लाइन एंड दिस इज, सो यू कैन सी एक वाई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो उसे कहेंगे आइसोपेंटेन, या आइसो के साथ जो भी आप हाइड्रोकार्बन बना रहे हो। Whenever T will be formed, so this is a trick for all of you. ये बुक्स में नहीं दी हुई, it is just a trick for all of you how to name that. तो whenever T will be formed, see यहाँ पे T फॉर्म हो रहा है, तो जब भी T फॉर्म होगा we will name it as नियो वाला कंपाउंड, नियो, right? So this is a trick for all of you जो कि मैंने बनाई है and I hope आपको समझ आ होगी। Now next type of isomerism, this was chain isomerism. So the next type of isomerism that we have here is, we have here position isomerism. We have here position as isomerism. अब position isomerism के examples बहुत सारे हैं. We are running a little short of time, I guess. Yes. So मैं आपको main examples करवा दूंगी. So butane का example लेते हैं, C4H6. So this is butane. We have position isomer. So how we are going to do that? Yeah. So position isomerism में इधर तो मैं यहाँ पे number of बॉन्ड का नंबर अगर मैं बढ़ा दूं तो इसमें ब्यूटेन नहीं होगा, बेसिकली ब्यूटाइन होगा। ब्यूटाइन का आइसोमर आप बना सकते हो, ब्यूटेन का आइसोमर पहले बना चुके हो, वो आपके दूसरे आइसोमर में आ जाता है जो भी आप ऑलरेडी डिस्कस। तो ब्यूटाइन का जो आइसोमर बनाते हैं तो वी कैन ईदर डू इट लाइक दिस। एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, सो वी डोंट नीड एनी ऑफ दिस हाइड्रोजन ओवर हियर, राइट, क्योंकि इसके वैलेंसीज कंप्लीट हो गई है, राइट। यस, या, सो वी नीड दिस वन। ठीक है, तो इसका नेम जब हम लिखेंगे वी विल राइटिंग ब्यूट बिकॉज 4 एंड देन 1 2, सेकंड नंबर पे आपको क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, सो 2 आयन, सो दिस इज ब्यूट टू आयन। यही अगर मैं फर्स्ट नंबर पे लगा दूं आपका कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन, राइट, तो यहाँ पे तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो दिस विल बी ब्यूट आयन ओनली। ठीक है, तो कौन से नंबर पे लगा है आपका, यू कैन से द थर्ड नंबर वाला, आप कह सकते हो आपको बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कहाँ पे कितने लगे हैं, या आपका फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चरल ग्रुप, एल्डिहाइड एल्काइल ग्रुप कौन से नंबर पे लगा है, वो डिपेंड करेगा ऑन द पोजीशन आइसोमर। तो उसकी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, लाइक 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 3 क्लोरोब्यूटेन, तो कौन से नंबर पे ब्यूटेन लगा है, दैट इज गोइंग टू क्लोरीन लगा है, दैट इज गोइंग टू सी। देन वी हैव फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमरिज्म। अब फंक्शनल ग्रुप कौन से एटम पे लगा है, लाइक OH पहले पे लगा है, सेकंड पे लगा है, थर्ड पे लगा है, फोर्थ पे लगा है। अगर 5 की चेन है तो फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे आपके पास ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि अदरवाइज दूसरे साइड से हम स्टार्ट कर देंगे इसका नंबरिंग करना। तो कौन से नंबर पे आपका फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसे फंक्शनल आइसोमरिज्म कहेंगे। लास्ट वी हैव मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म एज सच सिलेबस में नहीं है, बट
how we are going to do, it is arising due to uneven distribution of alkyl group on either side of the functional group. तो ये ethers के फॉर्म में basically ethers के केसेस में होता है, but this is not in your syllabus, so we will not be discussing it, right? उसके बाद हमारा जो बात चीज बचती है, that is we are left with the practice questions of our nomenclature and IUPAC naming. उसके लिए I am thinking कि instead of इसमें मैं आधे आंसर्स बताऊं, I'll be uploading a different video at the end. हमारा चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा, I'll be uploading a different video. Last lecture जो होगा that will be completely based on IUPAC naming nomenclature. Instead of 17 जो आज मैं करवाने वाली थी, I'll be taking 30 questions there. So please don't forget to watch that video as well as the upcoming videos. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Thanks for watching, and also let me know what are your queries in the comment section. I'll be sure to answer all that. And let me know what you want to see next. I'll see you guys in the very next one. Bye bye. Thanks for watching.